हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को हमारे ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप, जो कि आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको देख सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप लोगों के लिए एक खास चीज़ जिसका नाम है बुक्स और ई बुक्स। यानी मैग्नेट ब्रेन्स केयर ने आपकी समस्या का समाधान करने के लिए विशेष तथ्यों वाली बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, जिसे विशेषज्ञों के संरक्षण में बनाया गया है, वो है हमारी बुक्स और ई बुक्स। तो इसे भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया था और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है इतिहास, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके थे, यानी पाठ क्रमांक 8 चल रहा था और पाठ क्रमांक 8 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। भारत में कैसे एक भावना पनपी जो देश को जोड़ने की बात कर रही थी, ऐसी भावना जो देश से अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए थी, और अंततः 1947 में भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। लेकिन इस राष्ट्रवाद के विकास की कड़ी में कुछ खास बातें जिन्हें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष अधिनियम के बारे में जो 1909 में लाया गया था। इस अधिनियम का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909। और ये भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में जो आया था। आइए इस अधिनियम की कुछ खास बातों पर प्रकाश डालते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या आखिर खास इसमें था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका नाम मॉर्ले और मिंटो क्यों रखा गया था, क्योंकि ये दो लोगों के नाम से मिलकर बना हुआ है, एक लॉर्ड मॉर्ले और दूसरा लॉर्ड मिंटो। तो ये लोग कौन थे? एक था भारत का वायसराय और दूसरे थे भारत के सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत के सचिव मंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर के ये तैयार किया था, इसलिए इनके नाम पर इस सुधार का नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो सुधार। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जब कोई सुधार की बात होती है, इसका मतलब कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो क्या सुधार किए गए थे? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। लगातार जो अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश राज में आ रहे थे, उनसे भारतीय कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों का मानना था कि हमें और प्रतिनिधित्व दिया जाए और सरकार में हमारे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, और लोगों की संख्या कम थी। तो धीरे धीरे लोग बढ़ा रहे थे संख्या, लेकिन फिर भी 16 ही लोग परिषद में थे, इसलिए वायसराय की जो परिषद थी उसमें 16 लोग थे और 16 लोग कम थे। हमें लग रहा था कि बढ़ना चाहिए, प्रांतीय स्तर पर भी बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कि सुधार किए गए और 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वितीय जब इंडिया में आए, इसी सुधार के बाद ऐसा हुआ था कि जॉर्ज पंचम द्वितीय सम्राट जो थे वो इंडिया आए, तब उन्होंने बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया और जो बंगाल का जो विभाजन हो रहा था, जिसके विरोध में हम खड़े थे, उसको पूरा खत्म कर दिया कि अब विभाजन नहीं होगा, और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि ये 1911 का साल वही है जब इन जॉर्ज पंचम द्वितीय अपनी जो रानी थी मेरी, उनके साथ में इंडिया आए थे, और शायद ये आखिरी सम्राट है ब्रिटिश सम्राट जो भारत आए थे। उसके बाद शायद अभी तक कोई आया नहीं है। तो ब्रिटिश सम्राट जब भारत आए थे तो उनके सम्मान में कलकत्ता में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया गया था, और इस दरबार का नाम था दिल्ली दरबार। ये जो वर्ड आप कई बार सुनते हैं ना, दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अब आप सोच रहे हैं कि कलकत्ता में आयोजित किया गया तो दिल्ली दरबार क्यों रखा गया? क्योंकि तब इन्होंने जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होनी थी। शायद यही कारण था कि इसका नाम दिल्ली दरबार रखा गया था। इसी दिल्ली दरबार में जब सम्राट जॉर्ज पंचम द्वितीय आए थे तो उनके सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक गीत गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता ये जो गीत लिखा गया था, ये जो गीत गाया गया था, ये जॉर्ज पंचम द्वितीय के सम्मान में पहली बार 1911 में गाया गया था,
जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान भी बना, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो राजधानी जो है वो कब स्थानांतरित की गई? 1911 में ही राजधानी स्थानांतरित की गई। एक और चीज़ खास मैं बता दूं, क्योंकि बात चल रही 1911 की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1911 में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का जो इनॉग्रेशन किया गया था, जॉर्ज पंचम द्वितीय के सम्मान में ही वो बनाया गया था। तो इंडिया गेट अलग चीज़ है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में ही हुआ था और ये मुंबई का है। और क्या सुधार किए? इस अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं देख लेते हैं। एक तो सुधार ये था कि भाई उन्होंने 1911 में आकर के बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो भारत के सचिव कहलाते थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो दोनों ही बहुत पावरफुल लोग हैं, इन्होंने मिलकर बनाया था। इन्होंने क्या किया? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। तो केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो पहले 16 थी उसको बढ़ा करके 60 कर दिया और ऐसे ही विधान परिषद प्रांतों में भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं परिषद में सदस्यों की संख्या को इतना बढ़ा दिया कि अब भारतीयों को प्रॉपर टाइम मिलेगा कि अब वो भी आ सकते हैं इसमें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, विधान परिषद की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कार्यकारी परिषद जो खुद वायसराय को सजेशन देती थी। तो इस कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारत को जो है यहाँ पर भारतीय को मौका दिया गया। तो किसी भारतीय को परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और वो व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, पहले भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे। जिस परिषद की मैं पहले बात कर रहा हूँ 16 से 60 कर दिया, वो विधायी परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन कार्यकारी परिषद की संख्या भी बढ़ाई गई जिसमें भारतीय को भी मौका दिया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखना बहुत काम की चीज़ है। इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। ये खास बात थी। विधि सदस्य यानी कह सकते हैं लॉ मेंबर, जो कानून मंत्री कह सकते हैं एक तरह का। आज की तारीख में अगर कानून मंत्री बोले तो वो कानून मंत्री थे। इस अधिनियम में एक और खास बात थी, इस अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिकता को इन्होंने जो है वैधता दी। सांप्रदायिकता क्या होता है? धर्म के नाम पर बांटना ही सांप्रदायिकता, और अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर बांटने के लिए पहली बार ऐसा किया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी जो कि अंग्रेजों को सपोर्ट करती थी कि आपने बंगाल विभाजन किया, हम आपके साथ हैं। सलीमुल्लाह और आगा खां की जो पार्टी है, बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे जुड़े थे। तो आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग शुरुआत से चाहती थी कि हमें मुस्लिमों को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए, हमें विशेष अधिकार दिए जाए। तो उन्होंने मांग की थी पृथक निर्वाचन की, और 1909 में अंग्रेजों को पता था कि ये तोड़ने का तरीका, जब खुद ही टूटना चाहे तो हम तोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग उसको पढ़ ले, फिर मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये जो बोलना चाह रहे हैं पृथक निर्वाचन, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ का ही कोई एक एरिया ले लूँ। मान लो लखनऊ एक एरिया है, लखनऊ का एक क्षेत्र है जहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे एक सांसद वहाँ से खड़ा होता है। कहीं ना कहीं सांसद तो किसी भी जगह से खड़ा हो सकता है ना। तो सांसद की एक संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर मान लो 80% मुस्लिम हैं और 20% क्या है, अदर रिलीजन या हिंदू है। तो ये बोला गया कि जिन जगहों पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर केवल जो भी व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव में, उसको कौन वोट कर सकता है, वोट डालने का अधिकार केवल किसको दिया, जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या है। यानी मुस्लिम ही अब वहाँ उस इलाके के जो प्रतिनिधि उसका चुनाव करेंगे। 20% दूसरे धर्म के लोगों को कोई वोट देने का अधिकार, चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि वोट देने का अधिकार तो सबका होना चाहिए, बनना तो वही चाहिए जिसको ज़्यादा वोट मिले, लेकिन चाहे खड़ा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वोट तो केवल उस जगह पर मुस्लिम ही देंगे।
दोस्तों आज भी हमारे देश में ऐसा देखने को तो मिलता है, लेकिन थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है। हमारे यहाँ आज भी लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है, जहां पर केवल एससी और एसटी का व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन वोट तो सब डालेंगे ना। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि उसको वोट भी केवल एससी और एसटी वाले लोग डालेंगे, तो बाकी दो लोगों का तो आपने वोटिंग राइट छीन लिया। तो 1909 में इन्होंने ऐसा किया था। तो 1909 में क्या किया, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। मतलब अगर उस एरिया से कोई मुस्लिम सदस्य चुना गया है, तो खड़ा हुआ है, तो ऐसे सदस्य के चुनाव के लिए केवल मुस्लिम वोट डालेंगे, तो बाकी दूसरे को वोट डालने का आपने अधिकार ही नहीं दिया। तो एक ये क्या था, इससे क्या हो रहा था कि हिंदू और मुस्लिम लोगों में जो हो रही थी, ये दूरियां बढ़ रही थी। ये जो आरक्षण दिया जा रहा था, और ये आरक्षण भी कैसा था, सांप्रदायिक आरक्षण था, संप्रदाय के आधार पर। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, जबकि भारत में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। आज़ादी के बाद हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को पूरा बढ़ावा दिया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो साहब वायसराय थे जो ये लेकर के आए थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर कहा जाता है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट केवल मुस्लिमों ही द्वारा चुना जाएगा, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये इस अधिनियम की खास बात थी जिसकी हमने चर्चा की। दोस्तों ऐसा नहीं कि इस अधिनियम के बाद दूसरे अधिनियम में जो है चीज़ें खत्म हो गई थी। मैं आपको यहीं से लिंक जोड़ के बता देता हूँ कि इसके बाद यानी 10 साल बाद एक और अधिनियम आया था, उसका नाम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन था वो तो दिया ही गया, वो तो बढ़ा दिया गया कि इसको तो रहेंगे। इसके साथ साथ और भी धर्मों का के लिए निर्वाचन बढ़ा दिया, जैसे सिख के लिए बढ़ा दिया था, जैसे आंग्ल भारतीय के लिए बढ़ा दिया था। तो ये पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है इसको आगे और बढ़ाई गई। तो 1909 में ये चीज़ की गई थी और 1919 में इसको और आगे बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को चीज़ समझ में आ गई थी कि भारतीयों को बांटा जा सकता है, चाहे वो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर हो या किसी भी प्रकार की फूट जो है वो धार्मिक आधार पर डाली जाए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों आपकी समस्या का ही समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम लेकर के आई है आप लोगों के लिए बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, यानी ये जो किताबें आपके लिए बनाई जा रही जो आपके कोर्स से ही संबंधित है, ये विशेष तथ्यों से जुड़ी हुई हैं, यानी इनका जो जो कंटेंट है वो बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है और इसे विशेषज्ञों के संरक्षण में बनाया गया, यानी जिन लोगों ने इसको तैयार किया है वो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है। तो आपको इसमें काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो आपको इन किताबों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे वैसे ही हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और ये किताबें आप तक जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है, जैसे सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जहां सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में हम लोग एनसीईआरटी यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक कवर करवाते हैं, वहीं हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी बुक जो हम लोग कवर करवाते हैं। इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।